नमस्कार साथियों, मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। साथियों, हमने जैसा कि लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे जो है 1915 में गांधी जी के आगमन होने के साथ ही पूरी जो भारतीय राजनीति का जो एक गलियारा था वो कहीं ना कहीं पूरा गांधी जी की ओर क्या हो गया था जी, केंद्रित हो गया था। जिस प्रकार गांधी जी के एंट्री के साथ में ही भारत में बड़े बड़े जो शुरुआती जो उनके नेतृत्व में जन आंदोलन हुए और कैसे एक एक करके क्या होता चला गया, सफल होता चला गया। और इसी सफलता के माध्यम से जो है पूरी भारतीय जो जनता थी कहीं ना कहीं गांधी जी की ओर क्या हो गई जी, झुकती चली गई। और गांधी जी को शुरुआत में ही क्या मिलना चालू हो गया था, प्रबल जन समर्थन मिलना चालू हो गया था। हमने पिछली क्लास में यह भी देखा था कैसे जो जलियांवाला कांड था, और जलियांवाला कांड होने के बाद जो है कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ जो है भारतीय जनता में और क्या बढ़ गया था जी, आक्रोश क्या हो गया था, लगातार बढ़ता ही जा रहा था। इसी के ठीक बाद जो है महात्मा गांधी जी का हमने असहयोग आंदोलन पढ़ा था, और असहयोग आंदोलन में लोगों का प्रबल जन समर्थन था। चूंकि गांधी जी जो थे अहिंसा के क्या थे जी, पुजारी थे। वो किसी भी माध्यम से हिंसा को स्वीकार नहीं करते थे। उनका मानना था कि मैं अगर अंग्रेजों को देश से निकालूंगा तो वो अहिंसा के माध्यम से ही निकालूंगा। तो कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन चल ही रहा था और अपने मतलब बोलना चाहिए अपने पूरे चरम पर था। और गांधी जी ने इस आंदोलन में कह भी दिया था कि 1 वर्ष में मैं क्या करा दूंगा, पूरे भारत को जो है आजाद करा दूंगा। इसी बीच जो है अचानक से चौरा चौरी वाला जो घटना घट जाता है, जहां पे कुछ लोग भीड़ जो है जाकर के चौरी चौरा में जो है एक थाने को आग लगा देती है, उसमें कुछ पुलिसकर्मी जो है मारे जाते हैं। जिसके बाद गांधी जी क्या हो जाते हैं जी, पूर्णतः जो है इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। और इस आंदोलन को जो वापस लिए वो कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था, और वो क्या कर लेते हैं उसके बाद इसको पूरा विड्रॉ कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं असहयोग को। अब उसके बाद साथियों आज जो हमारी क्लास है, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद जो है स्वराज दल का क्या किया गया जी, गठन किया गया। स्वराज दल का गठन जो है 1923 में किया गया था। 22 में तो चौरा चौरी के बाद उसको रोका गया था बारदोली प्रस्ताव से। उसके बाद 1923 में क्या किया गया, स्वराज दल का गठन किया गया। स्वराज दल का जो गठन है बेसिकली जो है पंडित जो मोतीलाल नेहरू थे और CR दास के माध्यम से किया गया था। कहां पर किया गया था, इलाहाबाद में किया गया था। साथियों आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है स्वराज दल। स्वराज दल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों ध्यान रखिएगा, आज जो है हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता संग्राम का जो तीसरा पार्ट है उसको जो है हम लोग देखने जा रहे हैं। साथियों इससे रिलेटेड जो है प्रश्न, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पूरी हिस्ट्री में मान के चलिए अगर 10 प्रश्न पूछे जाते हैं तो अप्रॉक्स 6 से 7 प्रश्न जो है आपके मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट से रहते हैं। मतलब हिस्ट्री आप पढ़े या ना पढ़े, लेकिन आपके पास आधुनिक भारत का कंटेंट के जो कलेक्शन है वो होने अनिवार्य है। इसलिए आधुनिक भारत को साथियों बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आधुनिक भारत का वेटेज जो है इतिहास वाले जो विषय है उसमें सबसे ज्यादा रहता है। साथियों आइए हम स्वराज दल के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। साथियों देखिएगा, स्वराज दल का जो गठन है वो मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा किया गया था। इन्होंने जो है देखा, इनका मतलब मानना था कि जो असहयोग आंदोलन है उसको गांधी जी रिटर्न ले लिए। अब असहयोग जो शब्द था या असहयोग जो एजेंडा रखा गया था अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए, इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया और बोला कि अब जो असहयोग जो रहेगा वो पार्टी का मतलब मुख्य केंद्र नहीं रहेगा, मतलब वो टॉप, मतलब उसके आधार पे अब आगे की लड़ाई हमारी नहीं होगी। तो इन्होंने जो है स्वराज मतलब पूर्ण स्वराज को ही अपना क्या माना जी, मतलब उसको क्या बोलना चाहिए, स्वतंत्रता आंदोलन का एक मुख्य आधार माना था। देखिएगा चितरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने बदली परिस्थितियों में एक नए प्रकार के आंदोलन को चलाने के पक्षधर थे। वे विधानमंडलों में प्रवेश कर सरकार को बाधा पहुंचाना चाहते थे। मतलब इनका मानना था कि हम विधानमंडलों में जाकर के क्या करेंगे, विधानमंडलों के कार्यों को प्रभावित करेंगे। इनका उद्देश्य कांग्रेस खिलाफत पार्टी 1923 में इसका क्या किया जी, गठन किया गया। इसके अध्यक्ष जो थे CR दास थे और महासचिव कौन थे जी, मोतीलाल नेहरू। ध्यान रखिएगा साथियों, इस स्वराज दल का जो गठन है ये CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया था, और विट्ठल भाई पटेल उसके सदस्य थे। पहला चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि इसका जो गठन है वो इलाहाबाद में किया गया था। कहां किया गया था, इलाहाबाद में। और ध्यान रखिएगा ये विट्ठल भाई पटेल जो थे
ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव के प्रथम सदस्य जो बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे। इसको ध्यान रखिएगा भाई, है ना। देखिएगा मदन मोहन मौलवी और जयकर इसके क्या थे जी? अन्य सदस्य थे। ये देखिए यहां लिखा है स्वराज दल का गठन जो है इलाहाबाद में हुआ था। साथियों देखिएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं, हालांकि अब मैं जो बोल रहा हूं वो परीक्षा विषय संबंधित तो नहीं है। ये जो मोतीलाल नेहरू जी जो थे, इनका, ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, इनका जो घर है इलाहाबाद में है, जो इलाहाबाद में आनंद भवन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है जी? आनंद भवन। आनंद भवन कहां स्थित है? ये परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि उसको केंद्र सरकार ने केंद्र संरक्षित स्मारक के रूप में क्या रखा है जी? घोषित करके रखा है। आप अगर वहां कभी घूमने इलाहाबाद जाना हुआ, आप जाके देखिएगा, वहां पर स्वराज दल जो गठन किया गया था, जो पार्टी बनाई गई थी, उस पार्टी में क्या किया गया था जी? बहुत सारे चंदा कलेक्ट किया गया था इस पार्टी को बनाने के लिए। तो वो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के जो हैंड रिटन पार्टी में कितना कितना चंदा आया, वो आज भी देखने को मिलता है। वहां पे उसको संरक्षित करके रखा गया है। इसको ध्यान रखिएगा भाई, ये पूछा जाता है ना। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रथम जो सदस्य बनने वाले कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल थे। स्वराज दल का गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था। और इसके गठनकर्ता जो थे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। साथियों ध्यान रखिएगा, सी आर दास को ध्यान रखिएगा, देश बंधु के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है जी? देश बंधु। यह भी पूछा जाता है, देश बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इनमें चितरंजन दास को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये चितरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। और विट्ठल भाई पटेल जो थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। साथियों देखिएगा, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है गांधी-दास समझौता, जो कि 1924 में हुआ था। मतलब यहां पर गांधी जी और सी आर दास, चितरंजन दास और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ था। और उसमें यह निर्णय लिया गया था कि जो असहयोग जो है वो अब राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं रहेगा। और अब जो है स्वराज ही क्या रहेगा? राष्ट्रीय आंदोलन का क्या रहेगा? हिस्सा रहेगा। क्योंकि इसमें सी आर दास जो थे स्वराज पार्टी के क्या थे जी? संस्थापक सदस्य थे। और महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या चलाया गया था? असहयोग आंदोलन चलाया गया था, जिसको गांधी जी ने बाद में वापस ले लिया था। तो ये गांधी और दास के बीच में समझौता हुआ था। और उस समझौते में कहा गया था कि अब जो है असहयोग हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के हिस्से में नहीं रहेगा। देखिएगा, महात्मा गांधी जी और सी आर दास के मध्य में समझौता हुआ था, जिसमें निर्णय लिया गया था कि असहयोग अब राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होगा। यह पूछा जाता है गांधी-दास समझौता कब हुआ था? 1924 में। इसको ध्यान रखिएगा, सन याद रखिएगा। साथियों एक चीज ध्यान रखिएगा, लगभग सूरत विभाजन के बाद से लेकर के 1947 तक के हर एक कार्यक्रम का सन महत्वपूर्ण है। और सभी कार्यक्रमों का सन अलग अलग परीक्षाओं में लगातार क्या होता जा रहा है जी? पूछा जाता जा रहा है। और खास करके उसमें जो गांधी जी से संबंधित जो भी चीजें हैं उसके सन को आप कभी छोड़ के मत जाइएगा, वो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों अब हमारा अगला टॉपिक है साइमन कमीशन। साथियों ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन जो है एक कमीशन था, एक आयोग था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की देन थी। साइमन कमीशन जो है देखिएगा 1927 में बना था। और ये जो है 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। और इस कमीशन का एक दोषपूर्ण जो था एक पॉइंट था, जिसका पूरे भारत में विरोध हुआ था। इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। और जितने भी सदस्य थे सभी श्वेत लोग थे। क्या थे जी? सभी गोरे लोग थे। पूरे भारत देश में इसका विरोध हुआ।
इसी चीज का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय, कौन जी, लाला लाजपत राय लाहौर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। एक अंग्रेज अधिकारी था सैंडर्स, जो कि इस विरोध को क्या करने में लगा था, दबाने में लगा था। तो सैंडर्स की लाठी जो है लाला लाजपत राय के सिर पे लगती है और उनका वहीं पर निधन हो जाता है। साथियों ध्यान रखिएगा, आइए देखते हैं इसके बारे में। बेसिकली साथियों, साइमन कमीशन जो आया था वो भारत सरकार अधिनियम 1919 का जो अधिनियम आया था उसकी जांच करने के लिए ये कमीशन आयोग का गठन किया गया था। आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिएगा 1919 के अधिनियम के जांच के लिए 1927 में जो है सर जॉन साइमन, इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सर जॉन साइमन। क्या नाम था जी, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में जो है एक आयोग स्थापित हुई। आयोग स्थापित 1927 में हुआ था और ये जो आयोग जो था भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, देखिएगा इसके सभी 7 सदस्य श्वेत थे और सभी दलों ने इस श्वेत आयोग का क्या कर दिया जी, बहिष्कार कर दिया। मतलब भारतीयों के मन में ऐसा आया कि भाई आप ऐसा कौन सा आयोग बनाया हो जिसमें एक भी भारतीयों को आप जगह नहीं दियो। भाई कोई भी आयोग मंडल अगर बना रहे हो भारत के लिए तो उसमें कुछ भारतीय नेताओं को भी नेतृत्व देना चाहिए ना जी। लेकिन इनके द्वारा इस आयोग में एक भी भारतीयों को क्या किया गया था, जगह नहीं दिया गया था। और इससे श्वेत आयोग जैसे ही आया, साइमन गो बैक के क्या लगे थे, नारा लगे थे। देखिएगा साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को जो है मुंबई पहुंचा और वहां साइमन गो बैक के नारे लगे थे। इसको ध्यान रखिएगा, लाहौर में विरोध प्रदर्शन में सैंडर्स की लाठी से लाला लाजपत राय जो थे घायल हुए और उनकी मृत्यु हो गई। यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। साथियों ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था जी, पंजाब केसरी के नाम से। यह उनका उपनाम है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो इसमें तो थे लाला लाजपत राय। अब हम लोग जो लाल बाल पाल पढ़ते थे उसमें बेचारे लाला लाजपत राय भी अब क्या हो गए, शहीद हो गए। और उसके पहले हालांकि बाल गंगाधर तिलक जी का तो निधन बहुत पहले ही हो चुका है। अब उसके बाद जो है लाला लाजपत राय जी का भी क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। ये जो कमीशन आया था, अंबेडकर जी ने जो है इस कमीशन का क्या किया गया था जी, समर्थन दिया था। यह प्रश्न पूछा जाता है, साइमन कमीशन का समर्थन किनके द्वारा किया गया था। तो अंबेडकर जी जो थे साइमन कमीशन के पक्षधर थे। देखिएगा सभी दलों के नेताओं ने एकमत होकर संविधान तैयार करने के हेतु सर्वदलीय सम्मेलन दिल्ली में बुलाया। कब बुलाया जी, 1928 में। कब बुलाया, 1928 में। साथियों ध्यान रखिएगा, अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं जिसको लेकर के परीक्षा में हमेशा विवाद की स्थिति क्या रहती है, बनी रहती है। देखिएगा 1928 का जो सर्वदलीय सम्मेलन जो बुलाया गया था, सर्वदलीय सम्मेलन, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे हमारे मोतीलाल नेहरू। कौन, मोतीलाल नेहरू। किसके, सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष। साथियों ध्यान रखिएगा 1927 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, किसका, कांग्रेस अधिवेशन, इसकी जो अध्यक्ष थे वो M.A. अंसारी थे। कौन थे, M.A. अंसारी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अभी बीच में 2016-17 में पीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया था कि 1927 में जो कांग्रेस के जो अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी, तो उसमें मोतीलाल नेहरू भी था। तो लोग यहाँ पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बन गई थी कि वो मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे या M.A. अंसारी थे। तो ये ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1927, उसमें M.A. अंसारी अध्यक्षता किए थे। और 1928 में जो संयुक्त पार्टी का जो मीटिंग बुलाया गया था उसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। साथियों देखिएगा, साइमन कमीशन को जो शिव स्वामी अय्यर थे उन्होंने इसे रद्दी की टोपी कहा था। क्या कहा था जी, रद्दी की टोपी कहा था।
और इस कमीशन ने प्रांतों से द्वैत शासन को क्या करने की बात कही थी, हटाने की बात कही थी। और साइमन कमीशन में जो है एक संघीय सरकार, एक संघीय व्यवस्था, एक संघीय सरकार की स्थापना करने और वर्मा को जो है भारत से अलग करने की बात भी क्या कही, इसमें कही गई थी। साथियों देखिएगा 1928 में जो संयुक्त अधिवेशन हुआ था, मतलब सर्वदलीय सम्मेलन जो हुआ था, उसकी अध्यक्षता जो की थी उन्होंने मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जब यह अध्यक्षता चल रहा था, वहां पे सभी दल के लोग जो है बैठे थे। तो अंग्रेजों के द्वारा एक चैलेंज था कि आप जो है एक संविधान का प्रारूप बना करके बताइए। तो मोतीलाल नेहरू जो थे, ये जो बैठक चल रहा था, नेहरू रिपोर्ट बुक के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो उसकी अध्यक्षता जो है मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया जी, एक पूरा प्रारूप बनाया, एक मॉड्यूल बनाया था। उस मॉड्यूल में जो उन्होंने बताया था कि भारत को जो है अधिराज्य का दर्जा दिया जाए। क्या दर्जा दिया जाए, देखिएगा इसमें क्या क्या बात किया गया था। पहला बात हुआ था अधिराज्य का दर्जा। इस अधिराज्य को इंग्लिश में डोमिनियन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। डोमिनियन स्टेट, अधिराज्य को सीधा सीधा आधा राज्य का दर्जा। अब आधा राज्य मतलब कैसे था, देखिएगा इसमें दो चीजें, पहला विदेश और दूसरा सुरक्षा, ये दोनों विषय को जो है अंग्रेज अपने पास रखें और बाकी विषयों को किसको दे दें, हमको दे दें। दूसरी बात इसमें कही गई थी कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। किस आधार पर जी, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने की बात इसमें कही गई थी। तीसरा पॉइंट था, देखिएगा ये दो पॉइंट तो जो थे क्लियर थे। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा तीसरा पॉइंट जो था वो ये पॉइंट से संबंधित तो नहीं था, लेकिन तीसरे पॉइंट में यहां पर था जिन्ना की मतभेद। इसको तीसरा पॉइंट नहीं मानना चाहिए बेसिकली, जिन्ना का मतभेद। ध्यान दीजिएगा जब नेहरू रिपोर्ट रखा गया तो वहां पर नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट में जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो थे मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, वो मुस्लिम लीग का कार्यभार वही संभाल रहे थे। तो ये नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट में मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था जी, 14 सूत्री मांग को रख दिया था। और इसी 14 सूत्री मांग को क्या बोला जाता है जी, सांप्रदायिक मांग या सांप्रदायिक दस्तावेज के नाम से भी जाना जाता है, सांप्रदायिक मांगों का दस्तावेज। देखिएगा ये फिर से इसको एक बार रिवाइज करते हैं। देखिएगा 1928 में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें जो है उत्तरदायी शासन के आधार पर संविधान बनाने हेतु संविधान निर्माण समिति बनी। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे जी, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अब जब ये रिपोर्ट बताया गया इनके द्वारा कि भाई अधिराज्य का हमको दर्जा दो, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करो, ये रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट में था, शामिल था कि भाई ये पूरे देश को आजाद कर दो। ठीक है, अधिराज्य मतलब विदेश और सुरक्षा के मामले आप अपने पास रखे रहो, क्योंकि भारत उस समय उतना स्टेबल नहीं हो पाया था कि जो अपनी सुरक्षा को वो स्वयं कर ले। तो ये ऐसा सिद्धांत था कि भाई ये विदेश और सुरक्षा की जो पॉलिसी है उसको अपने पास रखो, बाकी जो है राज्यों का गठन करो और बाकी जो लोकतांत्रिक आधार पर जो है यहाँ पे जो भी निर्वाचन वगैरह का सिस्टम है उसको भारतीयों के ऊपर छोड़ दो। तो वहीं पर जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 14 सूत्री मांग जो है रख दिया गया था, जिसको देखिएगा इसमें नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया। यही बाद में लिंग के प्रचार प्रसार का क्या होता है जी, आधार बन जाता है। अब मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया कि नेहरू के रिपोर्ट का खंडन कर दिया और बाद में जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो बाद में मुस्लिम लीग को नेतृत्व इंडिया में कर रहे थे, तो बाद में यही जो विरोध था उनके लीग का प्रचार प्रसार का माध्यम क्या हो जाता है जी, तैयार हो जाता है। अब साथियों ध्यान रखिएगा कैसे महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी थी उसको संगठित करने का कार्य किया था। अब ध्यान रखिएगा साथियों, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे कहीं ना कहीं बड़े राजनीतिक से संबंध रखते थे और उनका माइंड कहीं ना कहीं शुरू से ही मतलब एक स्वतंत्र, मतलब उनके मन में कहीं ना कहीं लालच था सत्ता के प्रति। तो वो जो है कहीं ना कहीं भारतीय जो राजनीति थी, कांग्रेस की जो राजनीति थी उससे धीरे धीरे अपने आप को क्या करते चले गए, किनारा करते चले गए। और देखिएगा उन्होंने उनका जो विरोध था वो नेहरू रिपोर्ट के पास खुल करके सामने आया, जब उन्होंने इस पूरे रिपोर्ट का क्या कर दिया था जी, खंडन कर दिया था और 14 सूत्री मांग उन्होंने अपने लिए अलग रख दिया था। वो 14 सूत्री क्या थे वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है।
हैं और यही बाद में लीग का प्रचार प्रसार का माध्यम बनता है। साथियों मतलब ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग का जो डायमेंशन था और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो डायमेंशन थे, यहीं से दोनों क्या हो गए थे जी, अलग हो गए थे, अलग इनके जो रास्ते थे ना बढ़ चुके थे। देखिएगा, नेहरू रिपोर्ट में भारत को अधिराज्य का दर्जा, जो मैं अभी बता चुका हूं, और भाषाई आधार पर राज्यों का गठन और सुरक्षा को जो है विदेश व सुरक्षा को ब्रिटिश सरकार के पास हो। कांग्रेस ने सरकार के समक्ष यह मांग रखी कि वह 1 वर्ष की अवधि में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करे और 31 दिसंबर 1929 तक औपनिवेशिक स्वराज प्रदान करे, अन्यथा पूर्ण स्वराज ही कांग्रेस का लक्ष्य होगा। अब साथियों ध्यान रखिएगा, इतना सारा मांग तो रखा गया, अब अंग्रेजों को भी समझ में आ गया कि मुस्लिम लीग जो है इसका विरोध कर रहा है। वो तो शुरू से ही मेंटली प्रिपेयर थे जी। 1857 की क्रांति के समय ही एक अंग्रेज अधिकारी बोल दिया था कि हम इस बड़े विशाल विद्रोह में जो है हिंदू और मुसलमानों को नहीं लड़ा सके, क्योंकि वो चाहते थे कि ये आपस में लड़ें और इसी बीच में हम क्या करें जी, अपना शासन स्थापित करके रखें। उनको समझ में आ गया नेहरू रिपोर्ट में कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस का विवाद हो रहा है, तो जब वो देखे कि यही दो फाड़ हो गए हैं, इंडिया के नेता जो है, पॉलिटिशियन जो है, दो भाग में बढ़ गए हैं, तो वो क्यों ध्यान देंगे जी इस चीज में। उनके मन में कहीं ना कहीं दिमाग में सेट हो गया था कि अब ये दो भाग में बढ़ गए, तो अब इस रिपोर्ट को साइड कर दो। उस रिपोर्ट को साइड कर दिए, लेकिन फिर बाद में उन्होंने बोला कि अगर इसको मान्य नहीं किया जाता है तो स्वराज ही क्या होगा, अपना अंतिम मांग होगा। साथियों जैसे ही नेहरू रिपोर्ट पर जो है अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिया, उसके ठीक बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है लाहौर में रावी नदी के तट पर जो है तिरंगा लहराया और पूर्ण स्वराज को ही क्या बोल दिया जी, अंतिम लक्ष्य बताया। ये देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है लाहौर अधिवेशन हुआ। ये जो अधिवेशन था किसकी अध्यक्षता में हुआ था जी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, और यहीं पर पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर जो है तिरंगा लहराया गया। यह पूछा जाता है साथियों, नदी को भी पूछा जाता है, किस नदी के तट पर, तो लाहौर के रावी नदी के तट पर। और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। यह हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों। हमने पहली स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाई थी जी, 26 जनवरी 1930 को मनाई थी। और आपको यह बताना चाहूंगा कि जब भारतीय संविधान जो है 24 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, लेकिन उसको 26 जनवरी 1950 के दिन है क्यों लागू किया गया, वो इसलिए लागू किया गया था कि हमने 26 जनवरी 1930 के दिन अपने भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस क्या किया था, मनाया था। इस कारण 26 जनवरी के दिन ही संविधान को क्या किया गया, लागू किया गया कि यह 26 जनवरी का दिन जो है यादगार रहे। साथियों ध्यान रखिएगा, हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस था। आगे देखिएगा, इसी जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया गया जी, सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया जाता है, मंजूर कर दिया जाता है। और ये जो मौलाना हसरत मोहानी जो लिखा हुआ है जिनका नाम, इन्होंने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य रखने का प्रस्ताव रखा था। यह भी पूछा जा गया है परीक्षा में ना, मौलाना हसरत मोहानी, इन्होंने ही कांग्रेस को सलाह दिया था कि जो स्वराज प्राप्ति हो वो ही कांग्रेस का क्या होना चाहिए, अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। साथियों इसी के साथ जो है पृष्ठभूमि बन जाता है किसका, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, जिसको नमक कानून आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1920 में जो असहयोग आंदोलन जो गांधी जी जिसमें असफल थे, रोक दिए थे, असफल नहीं थे, रोक दिए थे, उसके बाद लगभग 10 साल तक वो गांधी जी जो थे साइलेंट रहे। उसके बाद जो है 1930 में गांधी जी का दिमाग फिर से खराब हुआ स्थिति को देखते हुए। उसके बाद जो है उन्होंने क्या चालू कर दिया जी, नमक कानून। साथियों आपको मालूम होना चाहिए गांधी जी ने नमक को ही आधार क्यों बनाया। वो शक्कर को भी आधार बना सकते थे, किसी भी चीज को आधार बना सकते थे, वो चावल दाल को भी आधार बना सकते थे, क्योंकि नमक जो था एक आम जनमानस की जरूरत का बहुत ही ज्यादा अनिवार्य सामग्री था। तो इस कारण जो है गांधी जी ने क्या किया था जी, नमक को ही आधार बनाया था। गांधी जी ने देखिएगा, गांधी जी ने जो है अंग्रेजों से 11 सूत्री मांग रखी थी, ठीक है। ये देखिएगा उन्होंने जो है 11 सूत्री मांगों को जो है रखी, और जिस मांग पर जो है अंग्रेजों के द्वारा कोई विचार नहीं किया गया, तो गांधी जी ने क्या किया, उनका तो केंद्र राजनीति का केंद्र था, गांधी जी के राजनीति का केंद्र क्या था जी, अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम। तो वे जो है साबरमती आश्रम से जो है
12 मार्च के दिन अपने 78 अनुयायियों के लेकर के निकल गए। कहां के लिए निकले जी? गुजरात के नवसारी जिले में स्थित था दांडी गांव, जहां पर उस गांव में तट के किनारे था, तो वहां पे नमक बनाया जाता था। तो शुरुआत में तो साबरमती आश्रम से उनके साथ 78 लोग ही निकले थे। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, गांधी जी जो थे भारतीय राजनीति के केंद्र में थे और उनके पीछे पूरी जन सैलाब चलती थी। तो गांधी जी शुरू में तो लेकर के निकले 78 लोगों को, और जब वो 200 किलोमीटर की यात्रा करके नवसारी जिला पहुंचे तो उनके पीछे पूरी भीड़ चल रही थी। तो गांधी जी जो है 12 मार्च को 1930 को जो है निकलते हैं कहां से? साबरमती आश्रम से, और 6 अप्रैल को जो है वो पहुंच करके वहां पर नमक कानून तोड़ते हैं। आइए उनके बारे में कुछ देखते हैं टॉपिक। गांधी जी सरकार को चेतावनी दी, उनकी 11 मांगे थी। किसकी? गांधी जी की। लेकिन उनके मांगों को मानने का प्रयास उनके द्वारा ध्यान ही नहीं दिया गया। तो 12 मार्च, डेट याद रखिएगा भाई, महत्वपूर्ण है। 12 मार्च 1930 को उन्होंने सवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया। गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी, मुझे क्या मिला? पत्थर मिला। अब इंतजार की घड़ी क्या हुई जी? समाप्त हुई। उसके बाद जो है वो साबरमती आश्रम से निकल जाते हैं, दांडी मार्च प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, सरकार गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कर दिया जी? प्रारंभ किया। गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम अहमदाबाद से 200 किलोमीटर की दूर गुजरात के समुद्री तट स्थित दांडी गांव पहुंचे। ये दांडी गांव जो है, ध्यान रखिएगा, नवसारी जिला में पड़ता है। कहां पड़ता है? ये पूछा गया है, नवसारी जिला। दांडी गांव गुजरात के किस जिले में है? तो नवसारी जिला में है। और 6 अप्रैल 1930 को जो है सांकेतिक रूप से नमक कानून को क्या कर देते हैं जी? भंग कर देते हैं, नमक कानून तोड़ देते हैं वो। अब इसी के साथ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत के सभी एरिया में चालू हो जाता है। आइए आंदोलन की प्रगति क्या थी उसके बारे में देखते हैं। देखिएगा, मई में शोलापुर में जनता व पुलिस के मध्य में संघर्ष हुआ। पेशावर में भी उग्र संघर्ष व हथियारबंद गाड़ियां जला दी गईं। किनके? अंग्रेजों के। उसके बाद देखिएगा, गढ़वाल राइफल्स के जो हिंदू सैनिक थे, उन्होंने गोली चलाने से क्या कर दिया जी? इनकार कर दिया था। नागालैंड की 13 वर्षीय रानी गॉर्डिनेल्यू को बंदी बना दिया गया। साथियों ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने गॉर्डिनेल्यू को रानी कह करके बुलाया था। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में नेहरू जी ने किसे रानी कहा था? देखिएगा, पश्चिमोत्तर छोर में पठानों द्वारा सीमांत गांधी खान, जो पश्चिमोत्तर प्रांत बोलना चाहिए, मतलब वो अफगानिस्तान वाला एरिया आ रहा है ना, मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर वाला एरिया है, वहां खान अब्दुल गफ्फार खान जो है आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और उनके आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, या खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है। किन्हें? खान अब्दुल गफ्फार खान को। साथियों ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो जिस समय ये नेतृत्व कर रहे थे वहां पर जो आंदोलन से इनके जो अनुयायी थे वो लाल कलर का कपड़ा या लाल कुर्ता पहनते थे, इसीलिए इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। ये लास्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती मुख्य परीक्षा में पूछा जा चुका है। लाल कुर्ती आंदोलन किससे संबंधित था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान से संबंध रखता था। इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। देखिए, खुदाई खिदमतगार, इनके ही आंदोलन को खुदाई खिदमतगार भी बोला जाता है, लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है। और इनके जो नेता थे कौन थे जी? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इन्हें फक्र ए अफगान की भी उपाधि दी गई है। साथियों, इनसे संबंधित जो तथ्य है महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा, आईएमपी है, पूछा जाता है। मध्य प्रांत व कर्नाटक क्षेत्र में वन सत्याग्रह चला। आपको पता होना चाहिए साथियों, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का, जब अपन छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पर भी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या हुआ था जी? कई छत्तीसगढ़ राज्य की कई क्षेत्रों में क्या चला था? वन सत्याग्रह चला था। और उस समय हमारा जो छत्तीसगढ़ था वो मध्य प्रांत के हिस्से में आता था। तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक और मध्य प्रांत क्षेत्र में जो है वन सत्याग्रह वगैरह चला था। नमक सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद ये बदरुद्दीन गलत लिखा हुआ है जी, इसको ध्यान रखिएगा। अब्बास तैयब कौन?
अब्बास तैयब जी ने क्या लिया था जी, उनका स्थान लिया था। बदरुद्दीन तैयब लिखा है, वो गलत लिखा है। बदरुद्दीन तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो नहीं है। अब्बास तैयब जी ने जो है गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। अब देखिएगा, पत्रकार वेब मिलर ने कहा, मैंने धराशना जैसा भयानक दृश्य अपने जीवन में नहीं देखा। साथियों ध्यान रखिएगा, धराशना एक गुजरात का जगह है जहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े जितने भी क्रांतिकारी थे उनको जो है अंग्रेज जो पुलिस वाले थे या अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने मोटे लोहे के डंडे से क्या किया था, उनके ऊपर प्रहार किया था। ऐसा कहा जाता है गांधी जी के ऊपर भी जो है लाठियों का प्रहार यहां पे गांधी जी को झेलना पड़ा था। साथियों देखिएगा, गांधी इरविन समझौता। अब देखिएगा, लॉर्ड इरविन और गांधी जी के मध्य में समझौता होता है। ये पूछा जाता है भाई, इसका डेट पूछा जाता है। इस समझौते में जो है आंदोलन को स्थगित किया गया, मतलब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको गांधी इरविन समझौते के बाद क्या कर दिया जाता है जी, स्थगित कर दिया जाता है। ये 1934 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया। कब? गांधी इरविन के समझौते के बाद। साथियों, सांप्रदायिक पंचाट, पूना पैक्ट या कम्युनल अवार्ड ये सेम है। जैसा कि अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति से समझ में आ गया था उनको कि भारत में अगर राज करना है तो हिंदू और मुसलमानों को बांटना अनिवार्य होगा, वैसा उनका मंसूबा वो कामयाब भी हो जाते हैं। पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल को बंग भंग करके 1905 में बांट देते हैं। बाद में मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है और वो मुस्लिम लीग चल करके आगे आगे जैसी जैसी समय निकलता जाता है, मुस्लिम लीग जो है बाद में मोहम्मद अली जिन्ना उसके सक्रिय नेता हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो स्वतंत्र पाकिस्तान के रूपरेखा तैयार कर लेते हैं और वो मांग करने लगते हैं स्वतंत्र राष्ट्र की। अब यहाँ पर जो है भारतीय समाज में वो दलित वर्ग के लिए, शेड्यूल कास्ट वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की मांग करने की कोशिश कर रहे थे। कौन? अंग्रेज। तो रैमजे मैकडॉनल्ड जो थे, देखिएगा इनका नाम था रैमजे मैकडॉनल्ड। रैमजे मैकडॉनल्ड ने जो दलित वर्ग था, दलित समाज था, उनके लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था करने की मांग की। साथियों कहीं ना कहीं वो हिंदू मुस्लिम को तो बांट ही चुके थे। उसके बाद जो बचा हुआ भारतीय समाज था, अब उसको दलित के आधार पर वे क्या करना चाह रहे थे, बांटने की कोशिश कर रहे थे। तो इस चीज को जो है गांधी जी जो थे समझ गए थे। गांधी जी जो है उस समय यरवदा जेल में थे। कहां पर थे जी? गांधी जी उस समय यरवदा जेल में थे। और गांधी जी ने जो है जैसे ही सुना कि जो सांप्रदायिक पंचाट आ रहा है, शेड्यूल कास्ट के लिए अलग वोटिंग मांगने के लिए जो है मतलब मत उनके लिए अलग वोटिंग का सिस्टम आ रहा है, तो गांधी जी ने क्या किया था, यरवदा जेल में ही आमरण अनशन कर दिया था। और बाद में जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पंडित मदन मोहन मालवीय के मध्य में इसमें समझौता हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, ध्यान रखिएगा, पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर कौन कौन किया था? तो पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर करने वाले दो लोग थे, मदन मोहन मालवीय और बाबा साहब अंबेडकर। देखिएगा, अगस्त 1932 में मैकडॉनल्ड अवार्ड की घोषणा की गई, जिसमें अन्य बातों के अलावा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। मतलब इनका अभी पेट नहीं भरा है, ये हिंदू मुस्लिम को बांटने के बाद अब जो है दलित वर्गों को भी बांटने में लगे थे। इनकी पॉलिसी वही थी कि मतलब जितना हो सके उतना तोड़ो और ये टूटेंगे, लड़ेंगे और इनके लड़ाई के बीच में हम बैठ के शासन करेंगे। वो इनकी पॉलिसी थी। किनकी? अंग्रेजों की। उन्हें हिंदुओं से अलग माना गया। मतलब ये जो दलित वर्ग था, अंग्रेजों का मानना था कि ये हिंदुओं से अलग हैं। तो गांधी जी ने क्या किया था? गांधी जी ने इसका विरोध किया और यरवदा जेल में ही आमरण अनशन कर दिया था। साथियों ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कम्युनल अवार्ड के समय गांधी जी कहां थे? यरवदा जेल में थे। उसके बाद देखिएगा, मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इत्यादि ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से समझौता वार्ता प्रारंभ किया। इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो समझौता था इसमें गांधी जी का हस्ताक्षर नहीं था, वो हस्ताक्षर था पंडित मदन मोहन मालवीय जो कांग्रेस की तरफ से और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य में जो है इसमें एक समझौता हस्ताक्षर हुआ था जिसको पूना पैक्ट कहा जाता है। दोनों में पूना समझौता हुआ जिसके अनुसार हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन के बदले सामान्य क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। मतलब जो सामान्य जो क्षेत्र थे, कांग्रेस की जो पार्टी थी जैसे चुनाव लड़ती थी, तो जो दलित वर्ग था उसमें उनके लिए जो है अलग से आरक्षण का प्रावधान किया गया, उनके सीटों को जो है उनको आरक्षित किया गया। नहीं तो ये जो है पृथक निर्वाचन के मांग के चक्कर में लगे हुए थे। कौन? अंग्रेज। साथियों आज हमने देखा
कैसे कैसे जो है भारतीय राजनीति जो है आगे जो है स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में लगातार आगे बढ़ रही है और अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। साथियों, इसी टॉपिक से संबंधित जो आज अभी हम लोग जो पढ़े हैं आज की क्लास में, उससे कैसे कैसे प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए साथियों, कुछ प्रश्नों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी। किसकी असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई थी जी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रौला टेक, चंपारण सत्याग्रह। बताइएगा। इसका सही आंसर है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या होता है जी? गांधी जी रिटर्न ले लेते हैं अचानक चौरा चौरी के बाद। उसके बाद जो है लोगों का जो जुड़ाव था असहयोग से लगा था, असहयोग में लोगों का ये हो गया था कि अब देश आजाद होने वाला है। उसके तत्काल बाद में ही क्या किया गया? इसके असफल होने के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, स्वराज पार्टी को स्थापित किया था ए श्रीनिवास आयंग, बी सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, सी बाल गंगाधर तिलक तथा महात्मा गांधी, डी बिपिन चंद्रपाल व लाला लाजपत राय। बताइए साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं? चंद्रशेखर आजाद, चितरंजन दास, एवो ह्यूम, एनी बिसेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, चितरंजन दास इसका सही आंसर है। साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष या प्रथम स्पीकर कौन बना था? बताइए, इसको बताया हूं मैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विट्ठल भाई जे पटेल। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? बताइए। अंग्रेजों के द्वारा साइमन कमीशन का गठन 1927 में कर दिया गया था, लेकिन ये बॉम्बे पहुंचा था 3 फरवरी 1928। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिएगा, लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में, रौला टेक्ट के विरोध में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के विरोध में या भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में। साथियों ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन जो एक श्वेत कमीशन था जिसमें सारे लोग गोरे थे, जिसके भारत आगमन पर साइमन गो बैक के नारे लगे और पूरे भारत में इसका विरोध हुआ। इसी विरोध में जो है लाला लाजपत राय जो लाहौर में विरोध कर रहे थे, अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की जो है उनको लाठी सिर में लगी थी और वो जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? पहला, ए प्रशासनिक सुधार में पर विचार के लिए, बी शिक्षा में सुधार के लिए, सी कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए, डी सैन्य क्षमता में मूल्यांकन के लिए। साइमन कमीशन जो आया था वो 1919 का जो बिल था उसके जांच के लिए आया था, और इस पे उसने जो भी बातें कही थी प्रशासनिक सुधार से संबंधित बातें कही थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग रखी थी? राजगोपालाचारी सरदार पटेल, पंडित मोतीलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, तेज बहादुर सप्रू व जवाहरलाल नेहरू व जगजीवन राम। साथियों इसका ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था जी? बताइएगा।
ये दरोगा लोग है यार, आप लोग वीडियो भी देखते हो उसमें भी कमेंट नहीं करते हो, और कम से कम बताया तो करो जी जवाब को कमेंट में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर पारित किया गया था, और 26 जनवरी क्या किया गया था जी, 26 जनवरी को जो है प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और सुभाष चंद्र बोस। साथियों हमारा सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसमें अगला क्वेश्चन है साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था 31 दिसंबर 1929, 12 मार्च 1929, 26 जनवरी 1930, 6 अप्रैल 1930। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से चालू किए थे और 6 अप्रैल को वहां पे नमक कानून तोड़े थे। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था उनका नाम था रिचर्ड ग्रीग, वेब मिलर और किरबाई पेज और लुइस फिशर। साथियों ध्यान रखिएगा उनका नाम था, साथियों ध्यान रखिएगा उनका नाम था वेब मिलर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।